Okay, let's see very interesting topic, that is Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए ये जो टॉपिक है ये क्या बताता है, ये टॉपिक कहता है कि एक्चुअली किसी भी पार्टिकल के लिए एक साथ दोनों चीजों को, उसकी पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को अपन समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। 1927 में उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था, देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन और उनके मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हम ये भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, पहले एक बार हमने इस स्टेटमेंट को और समझना है, ऐसा क्यों है। देखिए, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू, अगर इन दो क्वांटिटी में से अपन किसी भी एक को एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश करेंगे, जैसे पोजीशन को या मोमेंटम, दोनों में से किसी एक को भी अगर मैं एक्यूरेसी के साथ में फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, द अदर बिकम लेस एक्यूरेट। जो दूसरी चीज है वो कम एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, और इसे इसने मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस किया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी को आप डेल एक्स से कंसिडर करते हैं और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को आप डेल पी से, ठीक है, जो कि एम डॉट वी के इक्वल होता है, से कंसिडर करते हैं, तो उस समय इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर इक्वल कांस्टेंट रहता है और इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, या तो एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन है। डेल एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और ये है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। अब देखो यहाँ एक बात कही गई है कि अगर आप एक चीज को एक्यूरेसी से फाइंड कर लेते हैं, जैसे पोजीशन को फाइंड कर लिया, तो उस समय उसका मोमेंटम जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। कैसे होगा एक बार समझ रहे हैं, छोटे से अपन कैलकुलेशन से समझते हैं। देखें, हमें पता है 8 × 5 40 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं मान रहा हूं कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है, 40 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि मैं एक की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, दूसरे को डिक्रीज करता हूं। ठीक है, अब मैं 5 को इंक्रीज करके यहाँ 8 कर देता हूँ। ठीक है, और तो यहाँ पर मुझे 40 कांस्टेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 से भी ज्यादा इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं इंक्रीज करके 10 कर देता हूँ। ठीक, 40 लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा और डिक्रीज करना पड़ेगा 4। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे एक चीज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ 5 से मैंने यहाँ 8 को इंक्रीज किया, तो यहाँ ये डिक्रीज हो गई इस साइड वाली वैल्यू, और भी इंक्रीज किया तो ओवर डिक्रीज हो गई। तो मतलब एक चीज को आप जितना एक्यूरेसी के साथ फाइंड करेंगे दूसरी चीज उतनी कम एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही लाना है अपन को। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको x को ज्यादा एक्यूरेसी से फाइंड करना है, तो x अगर एक्यूरेट आ जाएगा लेकिन p उतना ही इनएक्यूरेट हो जाएगा। अगर p को एक्यूरेसी से फाइंड कर लेंगे तो x जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, h अपॉन 4 पाई के इक्वल रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा अपन एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर अपन एक्यूरेसी से फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो इनएक्यूरेट क्यों आता है। देखिए, यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन को शो किया है, जो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव कर रहा है, ये उसकी ट्रेजेक्टरी कह सकते हैं, जिस ये पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इस पाथ पर वो मूव कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, इसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, नेचुरल है कि लाइट चाहिए, क्योंकि बिना लाइट के आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इसके ऊपर लाइट डालेंगे, ठीक है, यहां से मैंने इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर डाला है इस इलेक्ट्रॉन को देख, इसकी पोजीशन देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप से मैं उसको देख रहा हूँ।
तो नेचुरल लाइट इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, फिर माइक्रोस्कोप के पास आएगी, जब माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देगा। तो लाइट को तो इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को। और हमें पता है कि जो लाइट होती है वो उसकी वो फोटोन अगर हम माने तो E इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल होता है। लाइट जो है वो E इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर हम जितना एक्यूरेसी के साथ में पोजीशन फाइंड करना चाहें तो उसकी जो वेवलेंथ है ना वो छोटी होनी चाहिए। जो लाइट हम डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। तो वेवलेंथ को छोटा अगर हम कर देते हैं तो पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जितनी वेवलेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है। तो एक्यूरेसी के साथ फाइंड करने के लिए हमें कम वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए। तो अगर कम वेवलेंथ वाली लाइट लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी भी हाई होगी। तो वो लाइट अगर आप इसके ऊपर डाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, एनर्जी हाई है, तो नेचुरल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, एक्साइटेड तो होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलते ही इसका पाथ जो इसको यहां जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड पाथ ये था, लेकिन अब एनर्जी लेने के बाद न्यू पाथ इसका चेंज हो गया है। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई है। तो अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए वो वहां नहीं मिलेगा, उसका पाथ चेंज हो गया है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप देखने के लिए लाइट डालते हैं तो लाइट डालते ही वो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके और अपने स्पीड को, पाथ को चेंज कर लेता है। तो एक चीज अगर आपने एक्यूरेसी से फाइंड कर ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, उतनी ही इनएक्यूरेट हो जाएगी, उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा, अब वो ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि बेटा ये जो है प्रॉब्लम ये केवल सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए है, जिन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल या बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ये लागू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई बॉल आप फेंक रहे हैं और उस बॉल पर उसको देखने के लिए आपने एकदम से ऐसे टॉर्च से लाइट डाली, तो क्या टॉर्च की लाइट को ऑब्जर्व करके, ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो जो बॉल है वो अपना पाथ चेंज कर लेगी? नहीं, क्योंकि इतनी सफिशिएंट लाइट उसको नहीं मिलेगी जो कि उसकी पाथ को चेंज कर सके या उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सके, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और आप उसको देखने के लिए लाइट उस पर इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है उसके लिए वो लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उसे वो एब्जॉर्ब करके और अपनी वेलोसिटी को, अपने पाथ को चेंज कर लेगा। उस समय उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेसी के साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है ना बेटा, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम में ध्यान रखना वेलोसिटी भी आती है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनको एक्यूरेसी के साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसी इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, डेल एक्स डॉट एम डेल वी ग्रेटर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, तो यहाँ एम मास है, ये कांस्टेंट रहेगा भाई, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो तो कांस्टेंट है भाई, क्या चेंज होती है, वेलोसिटी और पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके,